A warm welcome to you all in today's weekly workshop लिंगुअलिज्म पे। और देखेंगे कि किस तरह से ये ईएलटी के क्लासरूम को इम्पैक्ट करेगा, टीचर को इम्पैक्ट करेगा, बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, और अगर आप एक टीचर नहीं भी हैं तो ये किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुछ चीजें जो शुरू में मैं आपको मेंशन करना तो क्या करने वाले हैं, हम जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कोशिश करिए उस पर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको प्लीज पूछिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है जो रियल टाइम में चीजें बॉदर कर रही हूँ उनका एक रियल टाइम सोल्यूशन निकल के आ सके। डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और काउंसलिंग के कुछ ऐसे टॉपिक जो आपकी और हमारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, या हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वे ऑफ हैंडलिंग आवर इमोशन को इम्पैक्ट करते हैं। बीच बीच में हम इन टॉपिक को भी उठाकर तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज के टॉपिक की, जो है मल्टीलिंगुइज्म। किस तरह से ये हमको इम्पैक्ट करता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और वो कौन से वे आउट हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी भावना मैम से काइंडली शेयर दी पीपीटी। तो जब हम मल्टीलिंगुइज्म पे बात करेंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम जब भी अपनी बात को किसी भाषा में कहते हैं, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज है, जब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ तो लैंग्वेज के जो 4 पार्ट हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइट, LSRW। तो किसी भी लैंग्वेज को जानने का मतलब ये है कि इन चारों पर आपकी पकड़ हो। पकड़ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनके एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप मराठी लैंग्वेज को जानते हैं तो वो आपको सुन के समझने भी आनी चाहिए, लिखने को कहा जाए तो आपको लिखनी भी आनी चाहिए, आपको पढ़ने को कहा जाए तो आपको पढ़ने भी आनी चाहिए, और अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना हो तो वो कम्युनिकेशन भी किया जा सके। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब आप बात करेंगे एक लैंग्वेज की जिसपे आपकी पकड़ है, जिसपे आप बात कर सकते हैं, जिसपे आप समझ सकते हैं, जो लोगों को समझ आती है जब आप बोलते हैं, अगर वो एक लैंग्वेज है तो आप उसे कहते हैं मोनोलिंगुअल। अगर ऐसी 2 लैंग्वेज हैं जो आपको समझ आती हैं, आपको लिखनी आती हैं, आपको बोलनी आती हैं, आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप उनको उनमें दूसरों को समझ भी सकते हैं, तो वो हो गया बायलिंगुअल। लेकिन अगर यहीं पर 2 से ज्यादा लैंग्वेज हैं जिनमें आप LSRW के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीलिंगुइज्म, राइट। तो मल्टीलिंगुअल होना अपने आप में एक वरदान है, लेकिन कई बार ये चैलेंज भी बन जाता है। और हम जैसे टीचर्स जो एक ऐसे परिवेश में पढ़ाते हैं जहाँ पर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से आते हैं, डिफरेंट रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और हम देखने के लिए 3 पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से मल्टीलिंगुइज्म या फिर बहुत सारी भाषाओं को जानना क्या आपके हिसाब से एक चैलेंज है, या बेनिफिट है, या कुछ भी नहीं है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए, बहुत जल्दी से। Good. Benefit, benefit, it's beneficial, beneficial, beneficial। अगर मैं आपको बोलूं कोई एक बेनिफिट जो आपको सबसे पहले आता है दिमाग में जब हम मल्टीलिंगुअल होने की बात करें, तो वो क्या होगा? तुरंत लिखिए एक बेनिफिट जो आपको लगता है। इट्स अ चैलेंज, फॉर फ्यू पीपल इट इज अ चैलेंज, इट्स वेरी बेनिफिशियल। बोलिए इट्स अ चैलेंज। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऑलराइट। Easy communication, it helps in easy communication, connect people, gather more knowledge. Perfect. Challenge for being a teacher. All right, challenging. तो इसका मतलब आज जो हमारे पास ऑडियंस है उन सब में या तो ये चैलेंज की तरह काम कर रहा है या ये बेनिफिट की तरह काम कर रहा है। देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू वुड फील मोर कंफर्टेबल विद मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट, और आप अपने आप को एम्पावर फील करेंगे विद फ्यू टिप्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर टुडे ड्यूरिंग दी। लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रेजेंटेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टीलिंगुअल होना किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह से चैलेंजिंग हो सकता है, और किस तरह से ये आपको मदद कर सकता है आपको खुद को एम्पावर करने के लिए। और अगर आप एक टीचर हैं या आप पेरेंट हैं तो किस तरह से ये आपके बच्चों को मदद कर सकता है मल्टीलिंगुअल होने के जो चैलेंजेस हैं उनसे उभरने में। पीपीटी को आगे करेंगे प्लीज। थैंक यू। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांजैक्शन पे जाएं कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल
speaker or a community of a speaker to communicate effectively in 3 or more language, right? Contrast with monolingualism, the ability to use only one language. A person who can speak multiple language is known as a polyglot or a multilingual, right? So the definition is very clear. और अब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो बेसिक एजुकेशन में पढ़ाते हैं या फिर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पढ़ाते हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको कैसे मदद कर सकता है और आप कैसे इस टॉपिक पर बात सुनते हुए अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टैंडर्ड हिंदी या इंग्लिश भाषा को अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में यूज करते हैं। बच्चा अपनी मदर से एक अलग मदर टंग सीख के आता है, एक रीजनल डायलेक्ट होता है, राइट? और आप ELT विच इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह जब आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो ये 3 लैंग्वेज एक साथ हो जाती हैं। तो जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप बच्चे की लोकल लैंग्वेज के साथ रिलेट करें, या आपका जो एक स्टैंडर्ड लिंग्विस्टिक लेवल है आप उसको मीट करें, या आप नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराएं। तो ये मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ये लॉ ऑफ इमिटेशन किस तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शेयर किया था। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप लैंग्वेज को सीखते हैं, जब आपकी पकड़ एक से ज्यादा लैंग्वेज पे होती है, तो आपके ब्रेन सेल, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, उनकी ब्रांचिंग जल्दी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी आप उनको यूज करते हैं तो वो परमानेंट होते हैं। आपका अटेंशन, आपकी मेमोरी, आपका माइंड शार्प होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। जैसे आप ब्रेन देखेंगे, ब्रेन में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं डिफरेंट वर्क के लिए, राइट? तो लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा साइंटिफिक ओरिएंटेशन है कि अगर आप नई नई भाषाएं सीखते जाएंगे तो वो आपके दिमाग पे जोर डालता है, वो आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी ब्रांचिंग होती है, स्टिमुलेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, जिससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है। जनरली जैसे बढ़ती उम्र के साथ आपको भूलना शुरू हो जाता है। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग करते रहते हैं, आप नई नई भाषाएं सीखते रहते हैं, उनको यूज करते रहते हैं, तो आपका जो डिमेंशिया का इशू है वो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो प्रूव करती हैं कि नई भाषाएं सीखना या मल्टीलिंगुअल होना, नई भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाना आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को एम्पावर करता है, आपकी मेमोरी बढ़ाता है, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम को दूर रखता है, अल्जाइमर का जो पहला साइन होता है। तो ऐसी कई भी साइकोलॉजिकल रीजन जो डिमेंशिया और अटेंशन की वजह से शुरुआत होती है वो अपने आप डिले हो जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है और सबसे अच्छी बात, इट कीप्स यू यंग, राइट? सो इफ यू वांट टू बी यंग, जस्ट यू कीप ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। और उसका एक साइंटिफिक रीजन है, द मोर न्यू थिंग्स यू लर्न, इट एक्टिवेट्स द न्यूरॉन, इट ब्रांचेस देम, और उसकी नेटवर्किंग अच्छी होती है और लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज साथ में चलता रहता है। तो आप चीजें जितनी यूज करती हैं उतने उसके ऑर्गन्स एक्टिवेटेड रहते हैं, हेंस यू एंड अप एम्पावरिंग योर ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। की टू नेटवर्क, कनेक्ट एंड एक्सप्लोर। अगर आपकी पकड़ एक से ज्यादा भाषाओं पर है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या आप भारत के किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां पर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश है या तमिल है या असमी है या कन्नड़ है जो आपको आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। आप लोगों से बिना किसी बिना किसी हेजिटेशन के कम्युनिकेट करते हैं, आपकी नेटवर्किंग जल्दी हो जाती है, आप एक्सप्लोर करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हिंदी के अलावा इंग्लिश ही दूसरी लैंग्वेज है जो आपको बहुत अच्छे से आती है अपनी मदर टंग या अपनी रीजनल लैंग्वेज के बाद, तो बहुत आसानी होती है कहीं भी मूव आउट करने में। चाहे आप इंडिया के अंदर हो या आप इंडिया के बाहर हो, आप किसी भी देश में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वाइवल के लिए कम्युनिकेशन जो फर्स्ट नीड है वो कहीं इंटरप्ट नहीं होती, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले भी मैं कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ कि लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, लैंग्वेज आपको लोगों से कम्युनिकेट करने का एक रास्ता देती है। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे आप उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेंगी और उतना ये दुनिया आपके लिए बड़ी होती चली जाएगी। आप देखिए, अगर आपको किसी से झगड़ा भी करना हो और आप किसी नई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को एक्सप्लोर करते हैं, किसी एक नए जगह पे जाते हैं, और जैसे ही आप किसी पब्लिक सर्विस पे भी आप जाते हैं और आप अपनी भाषा में 1-2 इंग्लिश के शब्द बोल देते हैं, तो लोगों का इंप्रेशन बन जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राइट? तो लैंग्वेज आपको रिकग्निशन देती है, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती है,
आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं उतना लोग आपको समझदार, पढ़ा लिखा और एलीट मानते हैं। ये एक मिथ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत साफ है कि आपकी जितनी लैंग्वेज पे पकड़ होती है, आपकी पर्सनालिटी को वो एनहेंस 100% करता है। तो ये भी अपना एक बेनिफिट है बहुत सारी भाषाओं को जानने का, या फिर 3 या 3 से अधिक भाषाओं को जानने का। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। इट इम्प्रूव्स योर मल्टीटास्किंग। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपकी रिमेंबर चीजों को याद रखने की क्षमता जल्दी हो जाती है, आप चीजों को जल्दी ग्रास्प करते हैं। दिस इज हाउ यू साइमल्टेनियसली गेट एक्सपर्टी ओवर मल्टीटास्किंग। तो ऐसा कहा जाता है, रिसर्चेस कहती हैं कि पूरी दुनिया के 2% लोग ही मल्टीटास्किंग करते हैं। और जब मैं ये बात कह रही हूँ तो आपने खुद को उन 2% में काउंट कर लिया है, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो अगर आप मल्टी लिंगुअल हैं, आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो आप मल्टीटास्किंग के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप जहां जाते हैं वहां खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। चाहे आप प्राइवेट काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट काम करें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ये जानता है कि मेरा एम्प्लॉय इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपनी पकड़ रखता है, तो इसका मतलब उसका काम करने का दायरा और बढ़ गया, उसका कम्युनिकेशन और बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट और बढ़ गया। और मल्टीलिंगुअल होने के हर लेवल पे अपने अपने फायदे हैं। तो आप इनसाइड काम करें, आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करें, आप किसी जॉब में काम करें, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, हर जगह आप इकोनॉमिक बेनिफिट को भी रीप कर सकते हैं। अच्छी कंपनीज में नौकरी कर सकते हैं जहां लैंग्वेज आपके लिए कभी कोई बार नहीं बनेगा। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ के अच्छे अचीवमेंट को गेन कर सकते हैं, जो अगेन आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी देगा। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। अब हम बात करेंगे, गॉट द जॉब इजली, यस। तो अब हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। तो ये चैलेंजेस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप स्लाइड पे ना देखें और फटाफट एक एक चैलेंज लिख दीजिए जो आपको लगता है जब आप क्लासरूम में एंटर करते हैं, या आप कैसे भी इसी सिचुएशन में फंसे जहां पर आपने देखा कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, उसका आपको नुकसान हो गया। फटाफट से इसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक नुकसान जो आपको लगता है जो मल्टीलिंगुअल होने का होता है, कोई भी एक नुकसान फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। एक नुकसान, चुनौती, या जो आपको फेस होता है कि अगर आप 2 या 3 आप 3 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं या 3 भाषाएं जानते हैं, तो वो कभी कभी आपके लिए बेनिफिट का काम नहीं किया। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए, इसको बिना रीड करे हुए। ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा, प्लीज लिखिए। No problem. Unable to engage the student on explore activity. People have high expectation for us. Exactly. Hodgepodge. People understand you like over smart. I buy this. Mix with each other. Sometimes create confusion. Yes. Sideline at times. Yeah. I feel no problem. Okay. Get no problem. All right. That's perfect. Distract focus. I buy it. Yeah, so these are like the common challenges which students have clear content. All right, let's see. तो अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, all right, there are lot many reasons, so I'm not going to read it now. तो हर किसी के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी लोकल इश्यूज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ 4 बच्चे हों लेकिन चारों बच्चों का लैंग्वेज अलग हो सकता है आपके घर में 4 लोग हों और आपके जो ग्रैंड पेरेंट हों वो अपनी रूरल लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, आपके बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हो और आप खुद हिंदी में बात करते हो, तो ये भी एक मल्टी कल्चर डेवलप हो गया। मल्टीलिंगुअल का प्रॉब्लम यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें तो द फर्स्ट वन इज पुअर एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रगल विद मोनोलिंगुअल सोसाइटी। तो जब तक आपको 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा भाषाएं आती हैं, ये आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सच मानिए ये आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप सोसाइटी में इंटरेक्शन के लिए निकलेंगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया है कि अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहां लोग केवल हिंदी में बात करना चाहते हैं या हिंदी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो जो इंग्लिश में 2-3 शब्द यूज कर रहा है या वो बोलते बोलते अपनी आदत के तहत इंग्लिश में 2-4 सेंटेंसेस बोलना चाह रहा है, तुरंत वो आपसे अपना आई कांटेक्ट हटा देते हैं। तुरंत वो आपको ये समझा देते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो या कर रही हो, जो हमें समझ में आ रहा है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट।
राइट। एकदम से एक क्लास डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एकदम से आपकी एक्सेप्टेंस पुअर हो जाती है, एकदम से आपको ये समझाया जाता है कि आप उस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। राइट, दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली फेस्ड मेनी टाइम्स। राइट, और कई बार लोग कहते हैं बड़ा अंग्रेज बनती है। राइट, तो बच्चा अंग्रेजी बोलना जानता है, एक हिंदी बोलना जानता है, एक उर्दू बोल रहा है या एक भोजपुरी बोल रहा है, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए जो स्किल्स एजुकेटर में होनी चाहिए वो शायद उनमें नहीं है। डिफिकल्ट टू फ्रेम अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू लर्न। तो एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करें कि जो 100 अलग तरीके के डायलेक्ट वाले और 100 अलग तरीके की भाषाओं वाले बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, उनके लिए कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इस मल्टीलिंगुअल क्लास को इंटीग्रेट कैसे किया जाए ताकि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्टिव बन सके। तो मैं जैसा शुरू में कहा था कि इस वर्कशॉप में हमने जिन भी बेनिफिट्स की बात की है, जिन भी चैलेंजेस की बात की है, आप जहां पर भी काम करते हैं, या आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप एक पेरेंट हैं, आप इन सारे रीजंस को अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो क्या करें जो इन प्रॉब्लम्स का हमें एक सोल्यूशन दे। प्लीज मूव द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट व्हाट वन नोज। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इस पूरे जो 67 लोग अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अगर इनमें से कोई रशियन जानता है, या इनमें से कोई बहुत अच्छी उर्दू बोलता है, या इनमें से कोई एक ऐसी लैंग्वेज गुजराती बहुत अच्छी बोलता है, हो सकता है उन्हें हिंदी और इंग्लिश पे इतना अच्छा कमांड ना हो सकता है वो अपनी बात उसी लैंग्वेज में कहना चाहते हो। तो जो सबसे पहला एक चेंज हमें अपने एटीट्यूड में लाना है वो ये कि जो जिस भाषा के साथ कंफर्टेबल है उसको एक्सेप्ट करें और उसको रिस्पेक्ट करें, उसको आउटकास्ट फील ना कराएं। बिल्कुल भी ऐसा माहौल ना बनाएं जिसमें उन्हें लगे कि वो कुछ इतना अलग बोल रहे हैं, इतना एलियन बोल रहे हैं कि वो सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हो गए। और क्लास में भी जब आप बात करें तो बच्चे अगर अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं या अपने गांव की जो उनकी टिपिकल भाषाएं हैं, कई बार कुछ भाषाएं कास्ट से जुड़ी हुई होती हैं, रीजन से जुड़ी हुई होती हैं, रिलीजन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करें और उनको एक्सेप्ट करें ताकि कहीं बच्चों का या फिर किसी भी व्यक्ति का मन ना टूटे, उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा एक शब्द बोल दे जिसपे आपके एक्सप्रेशन उनको ये बता दे दैट यू डिडंट लाइक इट, और कहीं वो एक एक्सप्रेशन उन तक ये मैसेज ना छोड़ दे दैट दे आर नॉट अलाउड टू टॉक, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, दे आर नॉट अलाउड टू शेयर। राइट, तो सबसे पहला रूल, एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें जिसको जो भी आता है, जो थर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में, फोर्थ लैंग्वेज के फॉर्म में जो भी जानता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि तुमको कुछ आता है तो उससे मैं कुछ सीख लूं। राइट, नेक्स्ट वन। दीक्षा, दूसरी स्लाइड, थैंक यू। क्रिएट अ ब्रिज टू कनेक्ट थ्रू कीवर्ड्स। अब आप सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मुझे केवल हिंदी और इंग्लिश आती है, ये मेरी दो लैंग्वेज है, और तीसरी लैंग्वेज मुझे फ्रेंच आती है। मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बंगला आती है, या फिर जो मराठी जानते हैं, या जो गुजराती जानते हैं, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगी? मेरी हिंदी उनको आती नहीं, इंग्लिश उनके लिए कॉमन लैंग्वेज है नहीं, वो जो लैंग्वेज जानते हैं वो केवल गुजराती है, मराठी है, या थोड़ी बहुत समझ हिंदी की है, या इंग्लिश की कुछ वर्ड्स की समझ है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में कहते हैं एक लैंग्वेज अवेयरनेस। तो जो लोग इंग्लिश नहीं भी पढ़ते हैं, जिन्होंने कभी इंग्लिश की किताबों को नहीं भी पढ़ा, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि डिसीजन क्या होता है, या वो टीवी को टीवी कहते हैं, दूरदर्शन टीवी को वो चलचित्र नहीं कहते। राइट, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। तो अब टीचर, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ कम्युनिकेटर और बीइंग अ फैसिलिटेटर और मेंटर, आप क्या कर सकते हैं? आप कॉमन वर्ड्स के थ्रू, की वर्ड्स के थ्रू ऐसे व्यक्तियों से कनेक्ट करें, उनको कंफर्टेबल फील कराएं, उनसे कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग जो उनकी नॉलेज में भी कीवर्ड्स की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने किसी कॉल सेंटर में आपने नौकरी करी हो, या आप कभी कोई ऐसा कॉल उठाए हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप जो भाषा बोल रहे हैं वो उनको नहीं आती। आप देखिए, हिंदी या इंग्लिश दो तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं जब भी आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, तो वो पूछेंगे आप हिंदी में बात करना चाहेंगे या इंग्लिश में। अगर मान लीजिए इधर बैठे व्यक्ति को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, उसे बांग्ला आती है, तो वो क्या करेगा? वो सीधे बोलेगा बिल पे, राइट, या बिल पैसा। राइट, तो ये कीवर्ड्स है।
तो जो फोन के उस तरफ बैठा है वो तुरंत समझ गया कि ये मैडम या सर जो भी बात कर रहे हैं वो बिल पे करना चाहते हैं या बिल के बारे में बात करना चाहते हैं या बिल पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। अब उधर से भी वही व्यक्ति कीवर्ड्स के थ्रू इस कम्युनिकेशन को पूरा कर सकता है। ये बहुत कॉमन है, आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ से इसको अटैच कर सकते हैं। तो कॉमन कीवर्ड्स को यूज करके मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में आप बच्चों के साथ कनेक्ट करें, घर में अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें या फिर बाहर आप जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी आप इन कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करें। देन क्रिएट, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दीक्षा? थैंक यू। यूज प्लेवे एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग। जहां हम बोल नहीं पा रहे हैं वहां हम खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अगर आपको कीवर्ड्स की इंट्रोडक्शन भी बच्चों को करानी है तो आप सिंपली एक लेक्चर के फॉर्म को ना यूज करते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन को ना यूज करते हुए छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों से कनेक्ट करें। मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुकी हूँ कि किसी भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिसके भी साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप एक कनेक्शन फील करें। कनेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप प्लेवे मेथड की तरफ जब जाते हैं तो बच्चे लैंग्वेज की जो बैरियर्स होते हैं उनको भूल जाते हैं। केवल ये फोकस करना होता है कि उन्हें करना क्या है, और वो देख के भी समझ सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, और आप जब उन्हें खुद करके दिखाएंगे तो वो उससे भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड दीक्षा, थैंक यू। यूज काइनेस्थेटिक जेस्चर एक्सप्रेशन टू कनेक्ट। तो जैसे मैंने बोला, जब आप प्ले वे मेथड के थ्रू खोलेंगे तो आप एक्टिविटीज को यूज करेंगे, आप डिफरेंट एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। लास्ट वाली वर्कशॉप में मैंने आपके साथ एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें मैं आपको कुछ शब्द बोले थे जिनका मतलब मुझे भी नहीं पता था क्योंकि वो कोई भाषा थी ही नहीं, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से आप इस बात का अंदाजा लगाते रहे कि मैं आपसे क्या करवाना चाह रही हूँ। तो काइनेस्थेटिक का अपना रोल है। जहां लैंग्वेज आपका साथ नहीं देगी वहां आपके एक्सप्रेशन आपके साथ देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देगी, आपके हैंड मूवमेंट आपका साथ देंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देगी, राइट। तो इन सारी चीजों का यूज करते हुए आप एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इमिटेट एंड प्रैक्टिस। तो शुरू की जो 3-4 स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये हैं कनेक्ट करने के लिए। एक बार आपका लर्नर, आपका बच्चा, आपके कलीग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं, और जब वो आपको समझना शुरू कर दें तो आप जो उनको सिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टीचर हूँ, हमारे यहाँ हिंदी में काम होता है, बच्चे अपनी अपनी रीजनल भाषा सीख के आते हैं और अब एक तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो अब ये वक्त है, पहले मैंने उनके साथ कनेक्ट किया, एक कनेक्शन बिठाया, जो पीछे 3 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको दी उनके थ्रू। उसके बाद मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूं इस नई लैंग्वेज को सीखने के लिए, और उसके लिए मुझे एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, मुझे उनको इमिटेशन के अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, और उस इमिटेशन में जो सिखाया गया है उसको प्रैक्टिस करने के तरीके देने पड़ेंगे, अवसर देने पड़ेंगे, और वो फ्रीडम देनी पड़ेगी जिसमें मेरे द्वारा सिखाई गई चीजों को वो फ्री होकर इमोशनली कनेक्ट करके फॉलो कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट, रिकग्नाइज द एफर्ट एंड रिवॉर्ड देम। तो जब भी वो आपकी बातों को जब फॉलो कर रहे हैं, आपको इमिटेट कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो तुरंत उनके इमिटेशन को, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, ताकि ये उनको मोटिवेट करे आगे आपको और इमिटेट करने के लिए और आगे आपको और अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो कुल मिला के मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में सबसे बड़ी चीज होती है खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाना। जो जहां भी है, जिस भी लेवल पे है, जो भी कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, कनेक्ट करना। और एक बार आपने अगर अपने लर्नर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट कर लिया, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर लिया, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर लिया, वो जिस भी लैंग्वेज को यूज करते हैं उसके साथ, उसके बाद आप फटाफट से उनके साथ उस भाषा के साथ कम्युनिकेट करें जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो आपके रोल मॉडलिंग के थ्रू और लॉ ऑफ इमिटेशन के थ्रू वो तुरंत आपसे सीख पाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, और मल्टीलिंगुअलिज्म में एक लैंग्वेज और ऐड हो जाएगी जो आपको मदद करेगी उनसे कनेक्ट करने में, अच्छा सीखने में और अच्छा लर्न करने में। नेक्स्ट, देन लैंग्वेज इज ऑलवेज टू फैसिलिटेट नॉट टू फ्रस्ट्रेट, राइट। तो अगर आपको इंग्लिश आती है या आपको फ्रेंच आती है तो ये आपके लिए एक वेल्थ की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इससे आप दूसरे लोगों को फ्रस्ट्रेट करेंगे।
तो हमेशा लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में और ईएलटी के रेफरेंस में हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत सीधी सी बात है वो ये कि हमें जो भी बात करनी है वो लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए करनी है, उनके लिए चैलेंज क्रिएट करने के लिए नहीं करनी है। तो आप जब भी किसी नई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश को जब आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बहुत छोटे शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंसेस बनाएं, उनकी रियल लाइफ से जुड़ते हुए सेंटेंसेस को बनाएं, लोकल वर्ड्स को यूज करें, उन वर्ड्स को यूज करें जो वो रिलेट कर सकें। तो वो पीनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक तरीके का रिवॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एनी क्वेश्चन? दिस इज इट। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फटाफट से एनी क्वेश्चन। क्या आपको मल्टीलिंगुअल, ये देखिए इंडिया में ये सिचुएशन बहुत कम आती है क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर बहुत कम काम करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ये रूल है कि जो जिस लैंग्वेज में है उसे उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कराया जाए। वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स रखे जाते हैं लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये बच्चों का अधिकार है कि वो अपनी मातृभाषा में सीखे। आप देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी पे बात करती है कि मदर टंग में ही आप बढ़ाएं, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म होना अपने आप में एक वेल्थ की तरह काम करता है, तो वो कहीं पे भी रिजेक्टेड नहीं है। डू वी हैव एनी क्वेश्चन और नॉट? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ऑल क्लियर। प्लीज टेल सम एक्टिविटीज टू मेक चिल्ड्रन फील easy to learn English. So it depends what topic you want to make them learn, right? For example, आप बच्चों को ये डिपेंड करेगा कि क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं और किस क्लास को सिखाना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को मैजिक वर्ड सिखाना चाहते हैं तो आप किन्हीं भी 5 बच्चों को रैंडमली खड़ा कर लीजिए और उनको क्लासरूम में खड़ा करके छोटे छोटे से चार्ट बनवा दीजिए, या फिर वो जिस तरह से फ्लैश कार्ड बनाते हैं वो बना दीजिए और उनको नेम कर दीजिए दैट आज से 1 हफ्ते तक तुम्हारा नाम थैंक यू है, तुम्हारा नाम सॉरी है, तुम्हारा नाम एक्सक्यूज मी है, तुम्हारा नाम प्लीज है। तो इस तरह से, और आगे आने वाले 1 हफ्ते में हर बच्चा इनको इसी नाम से बुलाएगा, राइट? तो थैंक यू, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, राइट? तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जितनी बार ये बच्चे उनके सामने से गुजरेंगे ये नाम अपने आप उनके दिमाग में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बच्चे फटाफट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वो मजे मजे में बोलेंगे, ओ सॉरी इधर आ, ओ थैंक यू इधर आ, सॉरी थैंक यू के पास जा। और यहीं पर आप ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि हम सॉरी कब बोलते हैं, हमें थैंक यू कब बोलना है।